नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकाल और इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये PDF डाउनलोड करने के लिए आप सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली के मेहरौली लौ स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, मेहरौली लौह स्तंभ रसायन का अद्भुत नमूना है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। इसमें उल्लेखित ब्राह्मी लिपि में चंद्र नामक राजा का उल्लेख है जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की गई है। निम्नलिखित कथन पढ़िए। देखिए, इसमें सही उत्तर को चुनना है, कौन सा सही है पूछ रहा है। तो जो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। तो ये सही है, हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। तो ये गलत है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना जो है ना विशाख दत्त ने की थी। ठीक है, वह तीसरा क्या है, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। ये सही है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था और वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। ये सही है। ठीक है, लेकिन जो देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना है विशाख दत्त ने की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, गुप्त। ठीक है, भागवत अर्थात वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं के समय चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। गुप्त राजवंशों का राजधर्म भागवत धर्म था जिसके कारण अधिकांश शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की। साथ ही गुरुन युक्त सोने के सिक्के चलाए तथा दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में बनाया गया। देखिए, दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ झांसी में। ठीक है, जो तत्कालीन समय का एक पंचायतन शैली में निर्मित भारत का प्रथम मंदिर था। इस मंदिर के गर्भगृह में विष्णु को नागशैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का प्रथम शासक था? तो कौन था? गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। ठीक है, प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय आविष्कारक और आविष्कार का सही जोड़ी है। तो इसमें कौन सा सही जोड़ी है ये बताना है। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए, चरक आयुर्वेद। चरक किससे संबंधित है? आयुर्वेद। ठीक है, बाकी जो 3 है, आर्यभट्ट पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा काल, गलत है। भास्कराचार्य शून्य की खोज, ये भी गलत है। और बुद्धायान रत्न विज्ञान, ये भी गलत है। ठीक है, प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास किसके राज दरबार के 9 रत्नों में से एक हैं? तो जो कालिदास थे किसके 9 रत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे जिसमें से एक कालिदास थे। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम आदि। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 12। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित किया था। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त साम्राज्यवादी शासक समुद्रगुप्त का उल्लेख है। यह प्रशस्ति उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी है जो चंपू, गद्य और पद्य शैली में है।
नेक्स्ट देखते हैं, अंक गणित में शून्य की खोज का श्रेय जाता है तो किसे जाता है? ब्रह्मगुप्त को। ठीक है, अंक गणित में शून्य की खोज का श्रेय ब्रह्मगुप्त को जाता है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने ब्रह्मस्तुप सिद्धांत और खंड खादक ग्रंथ लिखा व शून्य की खोज की है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है? तो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? देवगढ़। ठीक है, देवगढ़। तो देवगढ़ कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध कला की शैली नहीं है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नागार्जुन कोंडा। ठीक, नागार्जुन कोंडा। मूर्ति निर्माण की 3 कला है। पहला गंधार मूर्ति कला शैली जो हेलेनिस्टिक कला से प्रभावित है, दूसरा है मथुरा कला शैली और तीसरा है अमरावती मूर्ति कला शैली। ठीक है, और जो ये नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश का एक स्थल है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश का एक स्थल है। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम। ठीक है, कालिदास की जो साहित्यिक कृति नहीं है मृच्छकटिकम नहीं है। ठीक है, बाकी जो 3 है मेघदूतम और विक्रमोर्वशीयम और ऋतुसंहार, ये तीनों हैं, लेकिन मृच्छकटिकम नहीं है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है जिसमें व्यापारी चारुदत्त एवं गणिका वसंत सेना की प्रेम गाथा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़े बनाइए। तो देखिए इसमें सही सुमेलित करना है जोड़ी को। तो देखते हैं, भोज का क्या आएगा? धार। भोज का आएगा धार। दुर्गावती का आएगा गोंडवाना। समुद्रगुप्त का आएगा विदिशा और अशोक का आएगा उज्जैन। एक बार और देख लीजिए, भोज का आएगा धार, दुर्गावती का आएगा गोंडवाना, समुद्रगुप्त का आएगा विदिशा और अशोक का आएगा उज्जैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है उनके लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक विशाख दत्त हैं। देखिए विशाख दत्त की 2 रचनाएं हैं। पहला मुद्रा राक्षस जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का उल्लेख है और दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त से संबंधित रचनाएं हैं। दोनों की जो भाषा है संस्कृत है। ठीक है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। एहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। बादामी शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति रहते थे, जिन्होंने एहोल प्रशस्ति अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। इस कारण उन्हें कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त हुआ, ऐसा एहोल प्रशस्ति में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का संस्थापक था? तो कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का संस्थापक था। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? उज्जैन से। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। महाकवि भास ने अपने नाटक स्वपन वासव दत्तम में उदयन और वासव दत्ता के कथा का वर्णन किया है जो उज्जैन से संबंधित है। इस नाट्य कथा में उदयन और अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वासव दत्ता के प्रेम कथा का वर्णन है जो उदयन के उज्जैनी के कारागार के समय का है। नेक्स्ट देखते हैं, वराहमिहिर द्वारा रचित वृहत संहिता का संबंध किस विषय से है? तो वराहमिहिर द्वारा रचित वृहत संहिता का जो संबंध है ज्योतिष से है। ठीक है, ज्योतिष से है। गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया। तो कौन है गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया? आर्यभट्ट। ठीक है, अंक गणित में शून्य की खोज का श्रेय ब्रह्मगुप्त को है, जबकि शून्य के सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया। ठीक है, तो जो शून्य की खोज किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने की थी। ठीक है, जबकि सूर्य का सिद्धांत किसने दिया है? आर्यभट्ट ने दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल से संबंधित संस्कृत का विद्वान नहीं था? तो कौन नहीं था? शूद्रक। ठीक है, शूद्रक संस्कृत के विद्वान ना होकर प्राकृत और अपभ्रंश के विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। देखिए क्रम मिलाना है इसमें। देखिए इसका जो सही क्रम है, पहला है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर चौथा है कुमारगुप्त और लास्ट में स्कंदगुप्त। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और फिर उसके बाद स्कंदगुप्त। गुप्त साम्राज्य के राजाओं का कालक्रम निम्न है। श्रीगुप्त 340 से 80, घटोत्कच 280 से 319, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 35, फिर समुद्रगुप्त 335 से 75,
रामगुप्त 375 से 380, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य 380 से 414, कुमारगुप्त 415 से 55, स्कंदगुप्त 455 से 466। फिर उसके बाद उपगुप्त, भानुगुप्त एवं अंतिम गुप्त राजा विष्णुगुप्त थे। अंतिम गुप्त राजा कौन थे? विष्णुगुप्त थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए इसमें कौन सा सही है ये पूछा है, तो चलिए 3 ऑप्शन दिए, इसको पढ़ते हैं। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे, ये सही है। दूसरा क्या है? उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा क्या है? उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, ये सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है हमारा? पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे, और तीसरा उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुप्तकालीन शासक स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे तथा उन्होंने सातवाहनों द्वारा प्रारंभ किए गए भूमिदान परंपरा का विस्तार किया। इस समय प्रशासन व्यवस्था नितांत केंद्रीकृत न होकर छोटे छोटे क्षेत्रों में राजा, सामंत और प्रांतीय शासक थे, जो अपने अपने क्षेत्रों के प्रशासनों में नितांत स्वतंत्र अनुभव करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? तो गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट थे, ठीक है। कौन थे? आर्यभट्ट थे। गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया, तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 319 से 500 ईस्वी तक। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया, ठीक। गुप्त काल को भारतीय साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति में हुई प्रगति के आधार पर इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसे इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को, ठीक है। किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर हमला किया? तो किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर हमला किया था? तो आंसर है हमारा स्कंदगुप्त के, ठीक है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पर हमला किया था। हुणों का प्रथम बार आक्रमण कुमारगुप्त के समय हुआ, जबकि इन्हें स्कंदगुप्त ने परास्त कर निष्कासित किया था। मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? तो मथुरा के शिल्पकला के लिए किस पत्थर का उपयोग होता है? आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर। मथुरा शिल्पकला के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है, जो कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला शैली में बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमाएं निर्मित की गई है। गंधार मूर्ति कला में नीले पत्थर व अमरावती शैली में संगमरमर पत्थर का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। पंचतंत्र पुस्तक का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, ठीक है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की नीति एवं वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा था? इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने, ठीक है। उनकी कौन सी रचना थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वस्त्र उत्पादन से, ठीक है। वस्त्र उत्पादन से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गुप्त, ठीक है। गुप्त